हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने जो लास्ट क्लास है उसमें जो डिस्कस किया वो फोटोसिंथेसिस का किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। उस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि थी उसमें हमने दो पार्ट बनाए थे, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा जो पार्ट था वो अप्रकाशिक अभिक्रिया। यानी हम बात करें प्रकाश संश्लेषण, सिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट कौन सा था? लाइट रिएक्शन। सेकंड जो पार्ट था वो था डार्क रिएक्शन। प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसमें हमने ये जो पार्ट था लाइट रिएक्शन का, ये पार्ट हमने कंप्लीट किया। फर्स्ट पार्ट कि प्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसके अंदर क्या क्या होगा। तो इसके अंदर देखिए, मेनली जो प्रकाशिक अभिक्रिया है इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन था, जिससे हमें हाइड्रोजन आयन जो है, इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर देखिए, इस रिएक्शन को एक बार मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पर हम ये कहें कि H2O मॉलिक्यूल था, ये H2O मॉलिक्यूल 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस O2 और O2 इन्वायरमेंट में एक्सचेंज हो जाती है। CO2 प्लांट ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन जो रहता है उसको इन्वायरमेंट में फ्री करता है। इसके बाद देखिए, ये हमारे पास मेन रिएक्शन ये चल रही थी। इसके बाद ये था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से हमें प्राप्त हो रहे थे NADPH H प्लस, ये बन रहा था। इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से हमें ATP प्राप्त हो रही। तो मेनली देखिए, यदि हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि प्रकाशिक अभिक्रिया के जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट ये होते हैं, ये दो प्रोडक्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड, जो प्लांट के अंदर बचे रहते हैं। देखिए, ऑक्सीजन तो बचेगी नहीं, या तो रेस्पिरेशन में यूज होगी, बची हुई को इन्वायरमेंट में फ्री किया जाएगा। तो हमारे पास ये कहें कि जो लाइट रिएक्शन थी, उस लाइट रिएक्शन के एंड में हमारे पास ये दो उत्पाद, दो प्रोडक्ट हैं, ये हमें प्राप्त हो गए थे। अब देखिए, अगला पार्ट हम देखते हैं कि ये दो जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुए, ये प्रोडक्ट किस यूज के हैं, प्लांट इनको कैसे यूज में लेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट यूज में आएंगे इस डार्क रिएक्शन में, इस रिएक्शन के अंदर यूज में आएंगे ये बने हुए प्रोडक्ट। तो अब देखिए, इसको हम सेकंड जो पार्ट है इसको हम कहें डार्क रिएक्शन कहें, या फिर यदि हम बात करें तो इस रिएक्शन के अंदर, इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो इसीलिए CO2 का स्वांगीकरण या CO2 फिक्सेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सेकंड जो बी पार्ट है वो ही अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसको हम कहें डार्क रिएक्शन। इस रिएक्शन की यदि बात करें, इस रिएक्शन की खोज ब्लैकमैन ने की, इसीलिए इसका नाम रखा गया ब्लैकमैन रिएक्शन। तो इसी रिएक्शन का नाम हुआ ब्लैकमैन रिएक्शन। ब्लैकमैन अभिक्रिया। इस रिएक्शन के अंदर CO2 मॉलिक्यूल्स है, उसका स्वांगीकरण होगा।
या कहीं CO2 मॉलिक्यूल्स है उसका फिक्सेशन होता है, CO2 कोई उत्पाद जो रहते हैं, प्रोडक्ट रहते हैं, उसमें चेंज होता है, इसीलिए इसका एक नाम और रखा गया और वो रखा गया CO2 फिक्सेशन। तो देखिए ये जो नेम है ये किसी भी नेम से हो इस तरीके, अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन, या CO2 फिक्सेशन, या CO2 का स्वांगीकरण, ये किसी भी नाम से आए ये होगा। तो अब तक जो हमने अप्रकाशिक अभिक्रिया की थी उसमें CO2 का यूज नहीं हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज नहीं हुआ था, वहां पर केवल वाटर मॉलिक्यूल्स और साथ में जो सनलाइट है, प्रकाश ऊर्जा है, उसका यूज हुआ था। अभिक्रिया कहाँ हो रही थी? ग्रेना में हो रही थी। देखिए ये जो अभिक्रिया थी ये कहां पर थी? ग्रेना। ये जो रिएक्शन होगी ये होगी स्ट्रोमा। तो अप्रकाशिक या डार्क रिएक्शन है, यदि हम इसकी बात करें तो ये रिएक्शन होगी स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में होती है। अब देखिए यहां पर इस रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो जो CO2 का स्वांगीकरण है ये 3 प्रकार से, यानी CO2 देखिए स्वांगीकरण या फिर कहीं फिक्सेशन का अर्थ ये रहता है कोई भी मॉलिक्यूल वह अपने प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो इसी को हम स्वांगीकरण बोलते हैं, फिक्सेशन बोलते हैं। तो CO2 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो इसीलिए CO2 स्वांगीकरण। यदि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल चेंज होता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इस तरीके से ये फिक्सेशन का मतलब यही है कि कोई मॉलिक्यूल्स है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब यहां पर जो CO2 फिक्सेशन की जो रिएक्शन है उसके अंदर 3 प्रकार से CO2 मॉलिक्यूल्स है वो किसी प्रोडक्ट में चेंज होता है, 3 प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण होता है। अब इसके अंदर 3 प्रकार जो है इनकी बात करें तो इसमें C3 चक्कर, सेकंड जो है C4 साइकिल, C4 चक्कर, इसके बाद थर्ड जो रहता है CAM, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय। तो ये 3 प्रकार से होगा, C3 साइकिल, C4 साइकिल और CAM, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय या क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेप है, हमारे सिलेबस में भी है, तीनों को करना है, जिसमें से हमें फर्स्ट करना है C3 साइकिल, कि C3 साइकिल की रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो देखिए ये C3 है, C4 है, CAM है, इन सभी की बात करें, इन साइकिल्स के लिए लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? लाइट की यानी सनलाइट की कोई भी डायरेक्टली रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से यूज में नहीं होगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहां पर ये किस तरीके से अपने फंक्शन करेंगे, तो यहां पर ये जो पार्ट है ये यहां पर बनने वाले इसको और इसको, इन दोनों को यूज करेंगे। तो हम ये कहें कि C3 C4 या CAM साइकिल के लिए जो सबस्ट्रेट रहेंगे, जो क्रियाधर रहेंगे या कच्चा जो पार्ट रहेगा, कच्चा मेटेरियल जो रहेगा, वो प्रकाशिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया के प्रोडक्ट इन अभिक्रियाओं में क्रियाकारक रहेंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे CO2 प्लस NADPH प्लस ATP, ये यहां पर रिएक्शन करेंगे और इस जगह पर बन जाएंगे C6H12O6 प्लस NADP, ये बन और ये ADP में चेंज हो जाएगा।
हमारा जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर समझने के लिए मैंने बताया कि ये जो पार्ट है ये CO2 है, ये इसको और इसको यूज में ले रहा है जो प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद थे। तो यहाँ पर एक सबसे मेन बात ये आ जाती है, क्या अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन है वो कंटिन्यूअस रूप से होती है? ऐसा नहीं होगा। जैसे ही लाइट रिएक्शन बंद होगी तो ये उत्पाद भी बंद हो जाएंगे, ये नहीं बनेंगे तो इस रिएक्शन के लिए ये सबस्ट्रेट भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए प्रकाशिक अभिक्रिया के कुछ समय बाद ही अप्रकाशिक अभिक्रिया बंद हो जाती है, क्योंकि उसके लिए NADPH+ और ATP जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं बनते हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे। तो ये भी एक होता है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाशिक अभिक्रिया पर कैसे डिपेंड है, या फिर कहें अप्रकाशिक क्या लगातार चलेगी और प्रकाशिक क्या लाइट में रहेगी। तो इस तरीके से ये पार्ट है। अब देखिए हम इन तीनों पार्ट है, इनमें से एक एक पार्ट को हम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले C3 साइकिल को, फिर C4 साइकिल को, इनको करते हैं। देखिए हमारे पास जो 3 टॉपिक्स थे जिसमें C3, C4 और CM साइकिल, इसमें ये फर्स्ट जो है वो C3 साइकिल है, उसका डिस्कस कर रहे हैं। C3 साइकिल है, यदि इसकी बात करें तो इसकी खोज जो है केल्विन और बेंसन ने की। तो यदि हम बात करें इसी को हम कहते हैं केल्विन बेंसन साइकिल। केल्विन बेंसन साइकिल कहें या C3 साइकिल कहें। अब इसने देखिए किस तरीके से की। नॉर्मली जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो CO2 है, इस CO2 में जो कार्बन है ये कार्बन 12 होता है। ये है इन्वायरमेंट में सामान्य तौर पर कार्बन 12 होता है। इसी कार्बन जो है इसका हैवी जो आइसोटोप है या भारी जो समस्थानिक होता है वो रहता है कार्बन 14, कार्बन 14। तो ये जो कार्बन है 14 जो आइसोटोप है ये इन्वायरमेंट में जो कार्बन है उससे हैवी होती है, नॉर्मली प्लांट को उपलब्ध नहीं होती है, प्लांट में ये यूज में नहीं आती। तो केल्विन बेंसन ने क्या किया कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है वो कार्बन 12 न देकर के कार्बन 14 दिया, ताकि इस आइसोटोप यानी जो रेडियो आइसोटोप है इसको आसानी से पहचान पाए। तो ये जो कार्बन यूज में लेंगे तो ये जहां जहां भी रहेगा वहां पर इसे पहचान लिया जाएगा। नॉर्मली इन्वायरमेंट में कार्बन है वो तो पूरी बॉडी में ही रहेगा। तो जहां पर ये कहें कि ये मिलेगा वही इस साइकिल के अंदर उत्पाद बनता जाएगा। अब इसके बाद देखिए कि जो CO2 रहेगी वो ये रहेगी। वो CO2 कहां कहां किस किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है, वो सभी चीजें जहां ये मिलेगा वहीं पर ही मिलते रहेंगे। अब देखिए ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन की यदि सबसे फर्स्ट में हम बात करें तो सबसे फर्स्ट में देखिए सेल के अंदर राइबोलोज मोनोफॉस्फेट होता है। ये प्रोडक्ट राइबोलोज मोनोफॉस्फेट ये कोशिका में प्रेजेंट है। ये सबसे फर्स्ट में फॉस्फोराइलेशन करेगा। फॉस्फोराइलेशन का अर्थ हुआ कि फॉस्फेट ग्रुप का जोड़ना। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन होगी वो होगी फॉस्फोराइलेशन की ये रिएक्शन। तो देखिए इस स्टेप को ध्यान में रखना, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से। तो सबसे फर्स्ट में क्या होगा कि राइबोलोज मोनोफॉस्फेट है, ये फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन करेगा। फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो फॉस्फेट का जुड़ना, फॉस्फेट ग्रुप है वो ATP प्रोवाइड करेगा। तो हम ये कहेंगे फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन होगी। और इस रिएक्शन के अंदर यदि हम बात करें तो देखिए इस रिएक्शन की देखिए इसके अंदर यदि हम बात करेंगे तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। ये ATP ADP में ये चेंज हो जाएगा, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसको प्रोवाइड करेगा और इसको हमने कहा फॉस्फोराइलेशन। अब देखिए इस चीज को यहाँ पर एक बार समझना होगा थोड़ा सा
कि किस तरीके से क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स है। एक राइबोलोज मोनोफॉस्फेट जो है, इस राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल है, वो एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट से जुड़ेगा, फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन करेगा, यानी इसका एक मॉलिक्यूल एटीपी से रिएक्शन करेगा। देखिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें कार्बन की कैलकुलेशन भी करनी है, तो इसका एक मॉलिक्यूल एटीपी से रिएक्शन करेगा और एक मॉलिक्यूल ही राइबोलोज बाइफॉस्फेट का बनाएगा। ये भी एक मॉलिक्यूल, ये भी एक मॉलिक्यूल और ये भी एक मॉलिक्यूल। अब यहां पर देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन होते हैं 5। कितने कार्बन है? 5 कार्बन होते हैं इस पार्ट में। तो ये 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हुआ। इसमें भी कार्बन कितने रहेंगे? कार्बन 5 रहेंगे। इसमें भी कार्बन 5 है, इसमें भी कार्बन 5 ही रहेंगे। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि इस रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे एक साथ, कि राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल की जगह कितने लें? 6 मॉलिक्यूल। इसका मतलब 6 मॉलिक्यूल ही एटीपी के लेंगे, तो 6 मॉलिक्यूल ही इसके हमें प्रोवाइड होंगे। एक मॉलिक्यूल ये लेते हैं, एक मॉलिक्यूल ये काम में आएगा, इसके बाद एक मॉलिक्यूल बनेगा। हमने ये कहा कि यदि इसके 6 मॉलिक्यूल लेंगे तो 6 मॉलिक्यूल एटीपी के, 6 मॉलिक्यूल ही इसके बनेंगे। तो हम ये कहें कि यहां पर जो ये मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं वो कितने ले रहे हैं हम? 6 मॉलिक्यूल। ये तो यहां पर जो फॉस्फोराइलेशन रहेगा इसमें भी 6 एटीपी और इधर भी ये 6 ही एटीपी। और इसके भी कितने बनेंगे कि राइबोलोज जो बाइफॉस्फेट बनेगा इसके भी 6 मॉलिक्यूल ये बनेंगे। अब देखिए इसके बाद एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है, तो 6 मॉलिक्यूल में टोटली कितने हो जाएंगे? 30 कार्बन, 30 कार्बन हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है तो 6 मॉलिक्यूल है तो 30 कार्बन हो जाएंगे। ये है इसकी फर्स्ट रिएक्शन जो C3 साइकिल के अंदर जो चल रहा है इसके अंदर, लेकिन अब तक CO2 का यूज नहीं हुआ है। इसके बाद अगला पार्ट आता है कि इसके अंदर है कार्बोक्सिलीकरण। देखिए सेकंड रिएक्शन कौन सी आएगी? कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब हमने एंजाइमों में देखा, कार्बोक्सिलीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ जाना। तो इस रिएक्शन में अगला पार्ट ये होगा कि CO2 है वो इन्वॉल्व होगा, CO2 मॉलिक्यूल्स है वो इसमें ऐड होगी। अब देखिए यहां पर कार्बोक्सिलेज एंजाइम हो जाएगा। देखिए हमने ये कहा था कि जो भी रिएक्शन होती है एज नाम लगाएंगे, जैसे फॉस्फोरिलीकरण फॉस्फोरिलेज एंजाइम, कार्बोक्सिलीकरण की रिएक्शन है, या कहें कार्बोलाइजेशन की जो रिएक्शन होती है तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम हो जाएगा। यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के साथ एक CO2 जुड़ता है, और हमने ये कहा कि ये 6 मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब 6 मॉलिक्यूल ही CO2 लेंगे। लेकिन कार्बन कौन सा रहेगा? कार्बन 14 लेंगे इस जगह पर। अब हमें पता चलेगा कि CO2 किससे जुड़ती है। इसके बाद देखिए कि ये जो पार्ट रहता है इस पार्ट्स के 6 मॉलिक्यूल है तो इसके भी 6 रहेंगे। यदि इसका 1 मॉलिक्यूल है तो इसका भी 1 रहेगा। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, और ये रहेगा कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। अब देखिए ये ऐसा किस तरीके से है, तो यहां पर एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर करते हैं कि हमने ये कहा कि इस एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन रहते हैं? 5 कार्बन है, और एक कार्बन ये जुड़ेगा तो कार्बन हो जाएंगे कितने? 6 कार्बन बन जाएंगे। देखिए एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल इसका जुड़ेगा तो इसमें 5 कार्बन और इसमें 6 कार्बन। तो उस एक मॉलिक्यूल से 6 कार्बन का ये मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल टूट जाता है बीच में से।
तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल में। तो यहां पर जो है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनेंगे, लेकिन कितने बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल। देखिए इसको फिर से, कि हमने ये कहा कि ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक CO2 से कार्बन हुआ, 6 कार्बन हुए। 6 कार्बन में से यदि हम बात करते हैं तो ये 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल बनता है वो स्टेबल नहीं रहता है, अस्थायी होता है, तुरंत टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में। यानी अस्थायी बना 6 कार्बन का, तुरंत टूट गया 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में। 2 अणुओं में टूट रहा है तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल से कितने बन रहे हैं? 2। हमने यहां पर जो रिएक्शन ली उसमें 6 ले रहे हैं, तो जब 6 ले रहे हैं तो इसका मतलब कितने बन जाएंगे? ये मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे 12 मॉलिक्यूल्स। 1 से 2 बन रहे हैं तो हम 6 लेकर रिएक्शन कर रहे हैं तो 12 हो जाएंगे। तो एक तो रहेगा ये 12 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ। अब ये देखिए, ये है प्रथम स्थायी प्रोडक्ट, प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बन रहा है? इसमें 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसमें 3 कार्बन है, इसीलिए नाम दिया C3 साइकिल। C3 साइकिल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद है, वो 3 कार्बन का है। तो 3 कार्बन है कौन सा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इस तरीके से ये। अब देखिए इसके बाद अगला जो पार्ट है उसकी यदि हम बात करें तो इसके अंदर फिर फॉस्फोरिलीकरण की रिएक्शन होती है, कि इसके बाद फिर से फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। तो जैसे ही फॉस्फोरिलीकरण की रिएक्शन होगी तो इसके बाद देखिए कि वही प्रोसेस है। अब यहां पर यह जान देना है कि यहां पर 12 मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो 12 हैं, तो 12 मॉलिक्यूल ही फॉस्फेट के जो यहां पर यूज में आएंगे। तो हम ये कहें कि इस तरीके से जो है ATP ADP कितने रहेंगे? 12 मॉलिक्यूल, इसके 12 मॉलिक्यूल। यहां पर हम बात करें कि 12 ATP मॉलिक्यूल्स काम में आएंगे, क्योंकि एक के साथ एक जुड़ता है। तो अब हमारे 12 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, तो 12 मॉलिक्यूल्स ये जो प्रोडक्ट बनेगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखिए 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अमर, 12 मॉलिक्यूल्स बन गए। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। तो हम ये कहें कि यहां पर जो रिडक्शन की प्रोसेस होगी, अपचयन की प्रोसेस होगी, और इस प्रोसेस का मतलब है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का यूज होना। देखिए यहां पर इस जगह पर फिर वही है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यूज में आएंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की यदि हम बात करें तो देखिए NADP H, और ये चेंज हो जाएगा NADP में। देखिए ये जो पार्ट है NADP, ये अपने हाइड्रोजन इसको देगा और चेंज हो जाएगा इसमें। तो यहां पर जो है 12 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पर भी 12 मॉलिक्यूल्स ही काम में आए। इसका मतलब कि एक CO2 मॉलिक्यूल के साथ 2 काम में आ रहे हैं। तो ये होगा। इसके बाद देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमने ये कहा कि यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं? 12 मॉलिक्यूल्स। यहां पर कितने बढ़ेंगे? 12 मॉलिक्यूल्स। ये अब ये जो 12 मॉलिक्यूल्स 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के हमें प्राप्त हुए। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। यहां पर देखिए कितने हैं? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के कितने? 2 मॉलिक्यूल्स एक तरफ हो गए, और यदि हम बात करें तो 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक तरफ हो गए इस तरीके। यानी ये 2 पार्ट हो गए, एक तरफ 10 मॉलिक्यूल, एक तरफ 2 मॉलिक्यूल्स। ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहां पर
ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन करेंगे, ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण की रिएक्शन करेंगे। जैसे देखिए एक रिएक्शन होगी ग्लाइकोलाइसिस जो हमारे रेस्पिरेशन में होगी, और यहाँ पर है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूटता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। यानी ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा कि ग्लूकोज टूट जाएगा 3PgAl में, इसमें टूटेगा। लेकिन यहां पर उल्टा है, दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक ग्लूकोज का है तो दो मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे। लेकिन यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स हैं और उल्टा कर रहे हैं, इसका निर्माण कर रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, इसलिए नाम दिया ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण। तो ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण से यहाँ पर जो ये रिएक्शन होगी तो हम ये कहें ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सन। इस रिएक्शन के कारण ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज और सुक्रोज के जो फ्रैक्टोज के मॉलिक्यूल सुक्रोज बनाएंगे, सुक्रोज के बाद बनेगा स्टार्च, और स्टार्च जो रहता है वो प्लांट के अंदर स्टोरेज फूड के रूप में रहेगा। तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो लास्ट में ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पीछे हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स बने, 10 मॉलिक्यूल्स हैं। इस मॉलिक्यूल्स के अंदर देखिए एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन है, इसका मतलब यहाँ पर 30 कार्बन है। एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, इसका मतलब यहाँ पर जो कार्बन है वो कितने हैं, 6 कार्बन है। तो ये जो कार्बन है वो 30 कार्बन है, 30 कार्बन है। इनमें से देखिए कि यदि इनकी बात करें तो 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तो राइबोलोज फॉस्फेट के बनेंगे और 2 मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे, 5th राइबोज फॉस्फेट के। ये एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर 5 कार्बन है। यदि हम इसकी बात करें तो 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है। यहां पर यदि देखें तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये 4 बन गए, ये 2 बन गए। एक में 5 है तो इसका मतलब 10 कार्बन इधर आ गए, एक में 5 है इसका मतलब 20 कार्बन इधर चले गए, क्योंकि ये कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल्स, ये कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये दोनों मिलकर के, यानी ये दोनों पार्ट हैं, ये मिलकर के यहाँ पर ये रिएक्शन राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो हमने बनाया था वो पुनः बनेगा। तो इसके लिए राइबोलोज मोनोफॉस्फेट जो है वो फिर से बन जाता है। तो इस तरीके से देखिए ये रिएक्शन चलेंगी। यहां पर जो देखिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के पास एक फॉस्फेट ग्रुप था, यहाँ 2 मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद भी एक ही बचा है, तो जो एक फॉस्फेट रहता है वो फॉस्फेरिक एसिड के रूप में यहां से हटता है। तो हम ये कहेंगे कि जब इसका अपचयन हुआ, ये पार्ट बन रहे हैं, तो ये कहेंगे फॉस्फोरिक एसिड के रूप में हटेंगे, फॉस्फेरिक अम्ल। तो ये बनेगा और यहां से फिर ये कहेंगे फॉस्फेट हटते रहते हैं, न कि एटीपी बनेगा। अब इस रिएक्शन में देखिए 12 मॉलिक्यूल्स तो NADPHH प्लस की यूज में हुए, 6 कार्बन 12 ये, यानी एक कार्बन के एक CO2 मॉलिक्यूल को अपचित करने के लिए या रिडक्शन करने के लिए 12 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है। यदि हम बात करते हैं कि एटीपी की, तो एटीपी 6 एटीपी इधर है और 12 एटीपी इधर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर 18 एटीपी यूज में हुए, इसका मतलब एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए 3 एटीपी काम में आएंगे। और ये एटीपी हमारे जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसमें बने थे, जिनको यहाँ यूज में लिया गया। NADPHH प्लस भी अप्रकाशिक में बना था, जो यहाँ पर यूज में लिया गया। यदि जो प्रकाशिक में बना था, प्रकाशिक अभिक्रिया नहीं होगी तो ये और एटीपी हमें उपलब्ध नहीं होंगे, ये रिएक्शन भी नहीं होती है। तो इस तरीके से हम बात करें तो इसके अंदर देखिए ये एक साइक्लिक फॉर्म के अंदर है। यहां पर देखिए मैं एक और भी बता देता हूं, जरूरी नहीं कि हम इस रिएक्शन को इसी टाइप से लिखें। इस रिएक्शन को हम सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे ये पार्ट था, देखिए इसके 6 मॉलिक्यूल, इसको हम सीधा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि बीच में जो हमारा जो पार्ट है उसमें जो लिखा हुआ है उसके, यहाँ पर देखिए फॉस्फोराइलेशन,
तो हम यहां पर लिख सकते हैं फॉस्फोराइलेशन। कोई भी इसे गलत नहीं निकाल सकता है कि ऐसे इसको गलत निकाल दें। फॉस्फोरिलीटर ये लिखा गया। इसके बाद देखिए इस जगह पर हम ये शो कर सकते हैं कि यहां पर एटीपी और कन्वर्ट हो गया एडीपी। देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये इधर से कार्बोक्सिलीकरण था, इस पार्ट को भी हम हटा सकते हैं इसको, और इसको हम रिएक्शन के ऊपर लिख सकते हैं कि जैसे ये जो पार्ट है यानी अच्छे से बन जाता है ये इस तरीके से, और यहां पर हम लिख दें कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलेशन, ये, और इसके अंदर हम ये एंट्री करें। इसी प्रकार से जो रिएक्शन का नाम है उसको हम यहाँ इस एरो पर भी शो कर सकते हैं। जैसे ये लिखा राइबोलोज बाइफॉस्फेट की पुनः प्राप्ति, इसको हटाया और सीधा हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे ये पार्ट था और ये कन्वर्ट हुआ इसमें, और ये हमने यहाँ पर ये रिएक्शन का नाम है इसको यहाँ शो कर दिया। तो इस तरीके से जैसे रिडक्शन या अपचन है इसको हमने यहाँ से हटाया और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अपचन। और ये इस समय देखिए क्या होता है कि हमें थोड़ी सी की जगह सही अवेलेबल हो जाती है, तो अच्छे से डायग्राम दिख जाएगा कि जैसे इसके बाद हम ये कहें 12 मॉलिक्यूल्स जो हैं NADPHH+, और ये हो जाएंगे NADP। 12 मॉलिक्यूल्स हैं, 12 मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको भी यहां से हटा सकते हैं। और इस रिएक्शन को हम ऐसे शो कर सकते हैं फॉस्फोराइलेशन, और इसके अंदर वही प्रोसेस है कि जैसे हम बात करें एडीपी एटीपी, ये 12 मॉलिक्यूल, ये भी 12। तो हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि हम बॉक्स बना करके इसका नाम बीच में लिखें, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इस तरीके से हम नाम लिखे इसको ऐसे बॉक्स में शो करें, कोई जरूरत नहीं है। हम सीधा सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट रूप से, इस तरीके से कि जो एरो बढ़ता है उस पर रिएक्शन का नाम लिख दें, उस पर ये। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये तो देखिए हमारा C3 शक्कर था। इसके अंदर देखिए अब हमारे पास ये तो बन गया, लेकिन ये रिएक्शन बच गई है कि इस रिएक्शन को हम जैसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि ये किस तरीके से पुनः प्राप्त हुआ। तो इसकी एक सिस्टमेटिक रिएक्शंस हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कैसे प्राप्त हो रहा है।